जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय प्रधानमंत्री ने बचाया यूक्रेन को रशिया के न्यूक्लियर हमले से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इंडियन आर्मी को मॉडर्नाइज करने की योजना। अरुणाचल प्रदेश में चीन के साथ लगे बॉर्डर पर भारत की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस होगी और मजबूत। टर्की की तरफ से मालदीव पहुंचा पहला यूसीएवी और फिलीपींस के लिए ब्रह्मोस एनजी के साथ तेजस का कस्टमाइज वर्जन। CNN की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में दो सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स के हवाले से बताया गया है कि जब 2022 में रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था तो उस समय यूक्रेन पर रशिया की न्यूक्लियर स्ट्राइक की संभावना के चलते अमेरिका की तरफ से इससे निपटने के लिए काफ़ी जोर शोर से तैयारियां की गई थी। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात की चिंता सबसे ज़्यादा थी कि कहीं रशिया टैक्टिकल या फिर बैटलफील्ड न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल ना कर दे। और इसी डर के बीच इस न्यूक्लियर स्ट्राइक वाले खतरे को दूर करने के लिए अमेरिका ने भारत से भी मदद मांगी थी ताकि वो रशिया को इस तरह का कोई हमला करने से रोक सके। और CNN की रिपोर्ट के मुताबिक यूएस ऑफिशियल्स ने ये माना है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और कुछ अदर कंट्रीज के इसमें बीच में आने की वजह से ये जो क्राइसिस है इसे टालने में मदद मिली है। और खास तौर पर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तक पहुंच और उनके साथ एक अच्छे रिश्ते 2022 के अंत में यूक्रेन पर इस संभावित परमाणु हमले को रोकने में काफी ज्यादा मददगार साबित हुए। बाकी CNN की रिपोर्ट में ऑफिशियल के हवाले से बताया गया कि जब यूक्रेन के फोर्सेस आगे बढ़ी और रशिया की लगभग सभी यूनिट्स चारों तरफ से घिरने के खतरे में पड़ गई थी तो ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक विचार ये था कि रशिया की इस तरह की विनाशकारी हानि परमाणु हथियारों के उपयोग के लिए संभावित ट्रिगर हो सकती है। वैसे आपको रिमाइंड करा दें कि रशिया की तरफ से यूक्रेन पर आरोप लगाया गया था कि उनके द्वारा डर्टी बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया। हालांकि रशिया के इस दावे को यूएस और यूक्रेन दोनों ने ही खारिज किया था और CNN की रिपोर्ट में रशिया के इस दावे को एक फॉल्स फ्लैग स्टोरी की तरह बताया गया। लेकिन यूएस ऑफिशियल्स को इसी बात की चिंता भी थी कि रशिया किसी संभावित परमाणु हमले के लिए इस डर्टी बॉम्ब वाले दावे को एक कवर की तरह इस्तेमाल कर सकता है। इंडियन नेवी की पहली ट्रेनिंग स्क्वाड्रन की लीडशिप जिसका नाम है INS तीर, तो इसने 26 फरवरी से 8 मार्च तक सेशेल्स में आयोजित की गई कटलेस एक्सप्रेस 2024 एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। और इस एक्सरसाइज का उद्घाटन सेशेल्स के राष्ट्रपति द्वारा किया गया था और इसमें भारत, USA और अफ्रीकन कंट्रीज के गणमान्य व्यक्ति भी शामिल थे और इसमें 16 फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। बाकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो INS तीर है वो इंडियन नेवी की पहली डेडिकेटेड कैडेट ट्रेनिंग शिप है जिसे मजगांव डॉग लिमिटेड द्वारा बनाया गया था और 21 फरवरी 1986 में इंडियन नेवी की सर्विस में कमीशन हुई थी। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में NDTV द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए डिफेंस समिट के दौरान इंडियन आर्मी चीफ की तरफ से बताया गया कि मोबिलिटी और प्रोटेक्शन को इम्प्रूव करने की दिशा में आर्मी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोड मैप को तैयार करने की प्रोसेस में है और जिसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, फेशियल रिकॉग्निशन, व्हीकल ट्रैकिंग, सैटेलाइट इमेजरी एनालिसिस, ऑटोनोमस सिस्टम्स, तो इस तरह के कई सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर आर्मी वर्तमान समय में काम कर रही है। एक हाई पावर्ड कंप्यूटिंग AI क्लाउड को विकसित करने के लिए ट्राई सर्विस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। इसके अलावा उनको ये भी कहना था कि आर्मी रोबोटिक सर्विलियंस प्लेटफॉर्म्स, ऑटोनोमस कॉम्बैट व्हीकल्स, मैन अनमैन्ड क्लीनिंग सॉल्यूशंस, 5G कम्युनिकेशंस, तो इस तरह की परियोजनाओं में भी शामिल है। वहीं इसके अलावा आर्मी द्वारा टेरेन स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम्स, तो इनको भी डिप्लॉय किया गया है। आर्मी के पास स्वार्म ड्रोन्स और नई आर्टिलरी प्लेटफॉर्म्स हैं और उनका यह भी कहना था कि सभी विंटेज प्लेटफॉर्म्स का मॉडर्नाइजेशन या फिर रिप्लेसमेंट एक बार में करना ना तो संभव है और ना ही ये डिजायरेबल है और इसलिए हम विंटेज से मौजूदा अत्याधुनिक इक्विपमेंट के रेशियो को बढ़ाने का इरादा रखते हैं और इसी के साथ 2030 तक आत्मनिर्भरता वाली कैपेबिलिटी को विकसित करने वाले रोड मैप पर खास तौर पर फोकस किया जा रहा है। और वर्तमान समय में जो आर्मी है वो करीब 45 नीश टेक्नोलॉजीज पर काम कर रही है, 120 स्वदेशी प्रोजेक्ट्स हैं और आर्मी का विजन है अपने आप को एक मॉडर्न, एजाइल, एडेप्टिव, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड और एक फ्यूचर रेडी फोर्स में ट्रांसफॉर्म करना ताकि हम मल्टी डोमेन ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में सभी युद्धों को जीतने की कैपेबिलिटी प्राप्त कर सकें। कल शनिवार को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रणनीतिक रूप से बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण सेला टनल का उद्घाटन कर दिया गया है। इस टनल को 825 करोड़ रुपए की लागत पर बनाया गया है और ये असम के तेजपुर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग से कनेक्ट करने वाली रोड पर बनाया गया है। और जिस जगह पर इस टनल का निर्माण किया गया है तो आपको बता दें कि इस जगह पर 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान चाइनीज सोल्जर्स ने कब्जा कर लिया था। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये जगह रणनीतिक रूप से कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये जो टनल है ये न केवल सिविलियंस बल्कि डिफेंस पर्पस के लिए भी ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। सर्दियों के मौसम में भारी बर्फबारी के कारण जो सेला पास है वो बंद हो जाता है, जिसके चलते मिलिट्री और सिविलियंस को तवांग तक पहुंचने के लिए बालीपारा चारिद्वार रोड का इस्तेमाल करना पड़ता है।
लेकिन अब जो सेला टनल और नेचीफू टनल बनाई गई है तो इन दोनों को ही इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकें और इनके थ्रू साल के किसी भी मौसम में सभी तरह के मिलिट्री इक्विपमेंट की आवाजाही को भी पॉसिबल बनाया जा सके। और जबकि मिलिट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक न्यूली कंस्ट्रक्टेड जो ये सेला टनल है तो इस बात को भी सुनिश्चित करेगी कि जो चाइनीज़ हैं वो इस एरिया में ट्रैफिक मूवमेंट को मॉनिटर ना कर पाएँ, क्योंकि 13,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित जो सेला पास है तो वो चीन के लिए बड़ी आसानी से विजिबल रहता है और अगर सेला पास से कोई भी मिलिट्री मूवमेंट होती है तो चीन उसको आसानी से ऑब्जर्व कर सकता है। लेकिन अब इस टनल के बन जाने की वजह से मिलिट्री मूवमेंट इस टनल के अंदर से होगी तो चीन यहाँ से होने वाली एक्टिविटीज़ को मॉनिटर नहीं कर पाएगा, जो कि भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। और बॉर्डर रीजन्स पर यह टनल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को भी बढ़ावा देगी। बाकी अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें और मिलिट्री से संबंधित और भी प्रीमियम कंटेंट को एक्सेस करने के लिए डिफेंस स्क्वाड की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मालदीव्स ने सर्विलियंस पर्पस के लिए टर्की से अपना पहला ड्रोन खरीद लिया है। हालांकि मालदीवियन गवर्नमेंट ने टर्की के साथ उनकी ड्रोन वाली डील के बारे में कोई डिटेल्स तो जारी नहीं करी है, लेकिन जो कुछ रिपोर्ट्स हैं और जो कुछ पिक्चर्स भी सामने आई हैं उनके मुताबिक 3 मार्च को टर्की की तरफ से उनका बैरेक्टर TB2 ड्रोन मालदीव को ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है। और जबकि 4 मार्च को मालदीव के राष्ट्रपति की तरफ से ये भी अनाउंसमेंट की गई थी कि वे इस महीने मालदीवियन वाटर्स के लिए 24/7 मॉनिटरिंग सिस्टम को स्टैब्लिश करने पर काम कर रहे हैं। आगे टर्की का जो बैरेक्टर TB2 ड्रोन है वो एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाला अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल में आता है, यानी कि इसे सर्विलेंस ऑपरेशंस के अलावा स्ट्राइक ऑपरेशंस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और उसका एंड्योरेंस टाइम लगभग 27 घंटे का है। बाकी मालदीव ने जो TB2 ड्रोन को लिया है तो उसके साथ किसी तरह के वेपन पैकेज भी लिए गए हैं या नहीं लिए गए तो इसके बारे में कोई रिपोर्ट फिलहाल अभी तक देखने को नहीं मिली। वैसे आपको ये भी अपडेट दे दी कि मालदीव्स के बेहद ही पास जो भारत का नया बेस है INS जटायु, तो वहाँ पे भारत के कई सारे एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट भी स्टेशन होंगे जिनमें एक्सटेंडेड रेंज की ब्रह्मोस मिसाइल भी आती है। और हाँ, इस वाले अपडेट का मालदीव के ड्रोन वाले अपडेट से कोई भी लेना देना नहीं है। चीन के साथ जारी तनाव के बीच फिलीपींस और भारत के बीच भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस मार्क 1A के कस्टमाइज वेरिएंट को विकसित करने को लेकर डिस्कशन चल रहा है और जिसमें तेजस फाइटर के लिए प्राइमरी वेपन के तौर पर ब्रह्मोस NG को इक्विप्ड किया जा सकता है, जो कि फिलीपींस की ऑपरेशनल नीड्स को पूरा करेगी। और जबकि स्पुतनिक के साथ बात करते हुए मिलिट्री एक्सपर्ट्स की तरफ से कहा गया कि अगर ये डील फाइनल होती है तो ये फिलीपींस और भारत दोनों के लिए ही एक विन विन सिचुएशन होगी और भारत के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के साथ किसी भी तरह का कोलैबोरेशन फिलीपींस को बाकी के फॉरेन सप्लायर्स पर से निर्भरता को कम करने में भी मदद करेगा। बाकी एक अपडेट यह है कि पाकिस्तान की तरफ से उनके एक नई मेन बैटल टैंक को अनवील किया गया है जिसका नाम रखा गया है हैदर और ये टैंक चाइना के VT4 टैंक पर आधारित है, जो कि पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के मुताबिक पूरी तरह से पाकिस्तान में ही डिज़ाइन और बिल्ट हुआ है और जिसे पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ ने चीन की नोरिंको के कोलैबोरेशन के माध्यम से मैन्युफैक्चर किया है। बाकी अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये चीन द्वारा एक्सपोर्ट किया गया VT4 टैंक ही है जिसका नाम बदल कर रखा गया हैदर। बाकी पाकिस्तान के दावा करना कि उन्होंने इसे स्वदेशी तौर पर पाकिस्तान में ही डिज़ाइन किया है, लेकिन उन्होंने इसमें डिज़ाइन करा किया है वो कहीं दिख नहीं रहा है, क्योंकि अगर पेंट और नाम हटा दिया जाए तो ये चाइनीज़ VT4 टैंक ही है। तो इसके लिए सही लाइन ये होनी चाहिए कि यह है पाकिस्तान का नया चीन में बना और पाकिस्तान में पेंट किया गया स्वदेशी हैदर टैंक। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2023 में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए नायक SK पांडे वीर गति को प्राप्त हुए थे और आज भारत की सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF का रेजिंग डे भी है। तो चलिए आपके लिए आज का प्रश्न ये है कि CISF का मोटो क्या है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सप्लोर करें डिफेंस की दुनिया को एक अलग तरह से। बाकी जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।